नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में आकर निवास करने वाली सबसे पुरानी जनजातियों में मुंडा जनजाति है। झारखंड क्षेत्र में आकर ये यहाँ रच बस गए और झारखंड जनजाति बहुल प्रदेश है और यहाँ 32 जनजातियाँ निवास करती है। इन सभी जनजातियों की अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और इनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं। इनका महत्व कमोवेश आज भी देखने को मिलता है। तो आइए मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि मुंडा किस प्रजाति से संबंधित है, इनकी भाषा क्या है और भी मुंडाओं के बारे में विशेष कुछ बेसिक नॉलेज को ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी पढ़ास सरदार शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं और मुंडा झारखंड की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो कोलेरियन समूह के अंतर्गत आती है। अगर प्रजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की एक जनजाति है। और भाषा की बात करें, अगर मुंडाओं की भाषा की बात करें तो मुंडा की भाषा है मुंडारी और मुंडा इसे होडो जगर भी कहते हैं और यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के से संबंधित है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि मुंडाओं का आगमन झारखंड क्षेत्र में हुआ, उसके संबंध में विद्वानों में क्या क्या राय है, उनकी क्या क्या विचारधारा है। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जब मुंडाओं का आगमन हुआ, इससे संबंध में अपने विद्वानों ने अलग अलग विचार दिया है। कुछ का कहना है कि मुंडाओं का जो मूल भूमि है वह तिब्बत है, अर्थात वे तिब्बत के क्षेत्र से झारखंड में आए और यहाँ आकर बस गए। दूसरी विचारधारा यह है कि भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए और उसके बाद झारखंड के क्षेत्र में आकर वे यहाँ रच बस गए। तीसरा विचारधारा एक और है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि दक्षिण पूर्व से झारखंड आए और असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थान झारखंड पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो दोस्तों यह तीन प्रमुख विचारधारा है मुंडाओं के झारखंड में आगमन से संबंधित। और दोस्तों आगमन के संबंध में यह कहा गया है कि यह लगभग 600 ईसा पूर्व आए थे और ऋषा मुंडा ने 21,000 मुंडाओं के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया और उनका ध्यान था सोनालेकन दिसुम बनाने का। इस क्षेत्र को सोनालेकन दिसुम अर्थात गोल्डन स्टेट बनाने का, यानी सुनहरा देश बनाने के ख्याल से वे इस यहाँ आए थे और यहाँ आकर रच बस गए। आइए अब जानते हैं कि इनका निवास स्थल झारखंड में किन किन क्षेत्रों में है। दोस्तों निवास स्थल की बात करें तो मुंडा जनजाति मुख्य रूप से रांची और खूंटी जिलों में रहते हैं। मुंडा जनजाति गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, धनबाद, सरायकेला खरसावां जिलों में ये मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य रूप से मुंडा जनजाति का जो निवास स्थान है वो झारखंड क्षेत्र में है और झारखंड के बाहर इनका निवास देखने को नहीं मिलता है, अर्थात मुख्य रूप से ये जनजाति झारखंड के ही जनजाति हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि मुंडा जनजाति जिस गांव में रहते हैं उसे खुटकट्टी गांव कहते हैं। दोस्तों ये खुटकट्टी गांव क्या है, खुटकट्टी क्या है, अगले स्लाइड में हम इसे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें खुटकट्टी गांव का अर्थ ये होता है कि जंगल झाड़ को साफ कर बसाया गया गांव। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड क्षेत्र में जब मुंडा यहाँ आए तो अपने आजीविका के लिए उन्हें यहाँ पे रहने के लिए जंगल झाड़ को साफ करना पड़ा और जंगल झाड़ को साफ करने के बाद वो यहाँ स्थान अपना स्थापित कर लिए और इसके बाद उस गांव को खुटकट्टी गांव बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित होता है जिसके बारे में आगे भी हम जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें इनका व्यवसाय जो है मुख्य रूप से ये कृषि करते हैं। कृषि क्षेत्र में इनका ज़्यादा योगदान है। पशुपालन, लघु वन्य पदार्थों का संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना आदि इनका मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मुंडा गांव में कुछ प्रमुख स्थल होते हैं और ये प्रमुख स्थल क्या क्या हैं आइए जानते हैं। मुंडाओं के प्रमुख स्थल में सरना का महत्वपूर्ण स्थान है और यह इन लोगों का पूजा स्थल होता है। अखड़ा की बात करें तो अखड़ा बैठक और नाच गान का स्थान होता है।
यानी गांव के बीच एक खुला स्थान होता है जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यह एंटरटेनमेंट का एक प्लेस होता है। शासन की बात करें तो शासन मुंडाओं का समाधि स्थल होता है। जिन स्थानों पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है वहां पे ये मृतकों के पूर्ण स्मृति में एक पत्थर रख देते हैं, जिसे शिलाखंड कहते हैं, और यह शिलाखंड ही शासनदिरी कहा जाता है। और शासनदिरी को आप हड़गड़ी भी कह सकते हैं। गितियोड़ा की बात करें तो गितियोड़ा युवक युवतियों का प्रशिक्षण स्थल होता है, यानी यह गितियोड़ा प्रशिक्षण केंद्र की तरह काम करता है, गुरुकुल की तरह, जो मुंडा जनजातियों के युवक युवतियों को ट्रेनिंग देने का स्थल है। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा करने लगे और कृषि कार्य करने लगे, और इस क्षेत्र में स्थायी निवासी के रूप में वे यहाँ रच बस गए। उनका बनाया खेत जो है वह खुदकट्टी खेत कहा गया, और उनके द्वारा जो बसाया गांव था उसे खुदकट्टी गांव कहा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि खूंटकट्टीदार वह व्यक्ति होता था जो खेत बनाने वाला होता था, और खूंट जो है दोस्तों, खूंट का अर्थ होता है एक परिवार। इसी तरह इस व्यवस्था को खूंटकट्टीदार व्यवस्था भी कहा गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि उस समय की इस प्रशासनिक व्यवस्था को खूंटकट्टीदार व्यवस्था भी कहते थे। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का खुद मालिक होता था। इस जगह की कमी के कारण खूंटकट्टीदारों ने आसपास नए नए गांव बसाने लगे, और इन गांवों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन इसी पैतृक खूंटकट्टी गांव से ही होने लगा। ऐसी गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो खूंटकट्टी गांव की अपनी पंचायत व्यवस्था विकसित हो गई, जिसे मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। ऐसे अनेकों गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ। यह दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में हम जानेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अब मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। अभी तक हम मुंडाओं के बारे में जाने थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंडा जनजातियों के प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, और इसमें गांव का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं मुंडा, और ग्राम पंचायत को कहते हैं हातू, और ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसे हातू मुंडा कहते हैं। इसे केवल आप मुंडा भी कह सकते हैं। हातू का अर्थ होता है गांव, यानी गांव का जो प्रमुख होता है वही हातू मुंडा कहलाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मुंडा जो जनजाति है वह 4 स्तरीय शासन व्यवस्था के तहत कार्य करती है। सबसे निचले स्तर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हम हातू कहते हैं, यानी गांव स्तर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हातू कहते हैं, और इसका जो प्रमुख होता है वह होता है मुंडा। इससे ऊपर पट्टी होता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है, और कुछ पट्टी मिलाकर, यानी कह सकते हैं कि 5 से 20 पट्टी मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है पढ़ा राजा। और सबसे बड़े स्तर पर जो व्यवस्था है वह राज्य की व्यवस्था होती है, जिसे राजा या सरदार कहते हैं। दोस्तों, आइए इस 4 स्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हातू मुंडा के बारे में। अर्थात हातू मुंडा जो है वह मुंडा जनजातियों के प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, जिसका प्रमुख हातू मुंडा होता है। इसकी कार्य की बात करें तो दोस्तों, हातू मुंडा का कार्य होता है बैठक की अध्यक्षता करना, अर्थात ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करना। इसके अलावा शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा आदि को सुलझाना तथा ग्राम की सामाजिक, प्रशासनिक व न्यायिक दायित्व हातू मुंडा के पास ही होता है। यानी गांव से संबंधित किसी भी तरह का समस्या को सुलझाना हातू मुंडा का ही कार्य होता है। अब जानते हैं दोस्तों, हातू मुंडा का सहयोगी कौन होता है। हातू मुंडा को कार्य करने में कई सारे लोग सहयोग करते हैं। इनमें प्रमुख है पाहन। पाहन जो होता है वो मुंडाओं का पुजारी होता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों व पर्व त्योहारों तथा शादी विवाह में प्रमुख भूमिका निभाता है। पाहन का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पंचायत की बैठक में पाहन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह हातू मुंडा के कार्यों में सहायता करता है। महत्व की बात करें तो यह हातू मुंडा और पाहन दोनों का सहयोगी होता है, और लोगों तक सूचना पहुंचाना और पंचायत के नियमों से गांव के लोगों को अवगत कराना महत्व का कार्य होता है।
अब जानते हैं कि पट्टी क्या है और पढ़ा क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि पट्टी का प्रमुख होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पट्टी बनता है और उसका जो प्रमुख होता है वो होता है मानकी। और मानकी का कार्य होता है हाथों द्वारा जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया उसको निपटाना होता है कार्य मानकी का। और दोस्तों तीसरे स्तर की जो शासन व्यवस्था है वह है पढ़ा, या जिसका प्रमुख होता है पढ़ा राजा। पढ़ा प्रमुख कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है। पढ़ा में प्रायः एक ही कुल और गोत्र के सदस्य होते हैं और पढ़ा का कार्य होता है गांव की सीमा विवाद को सुलझाना और ऐसे मामलों को जो मुंडा और मानकी नहीं सुलझा पाते हैं वो कार्य आता है पढ़ा पंचायत के पास, जिन्हें पढ़ा राजा इनकी समस्याओं को हल करता है। अब जानते हैं पढ़ा पंचायत आखिर में है क्या। दोस्तों पढ़ा की भी एक पंचायत होती है जो पढ़ा पंचायत कहलाती है। 5 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है और यह संख्या अधिक भी हो सकती है। पढ़ा पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, इनकी संख्या होती है 5। ये पदाधिकारी हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। और ये पांचों पद वंशानुगत होता है, अर्थात दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, इस तरह का व्यवस्था वहाँ पर था। दोस्तों आपको बता दें कि राजा की आज्ञा का पालन करना और राजा को सलाह देना दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल का कार्य होता था। आइए अब जानते हैं पढ़ा पंचायत के इन पांचों जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके कार्य क्या क्या थे। ठाकुर पढ़ा राजा के कार्यों में सहयोग करता था। पांडे कागज से संबंधित कार्य करता था। दीवान की बात करें तो वो मंत्री होता था और यहाँ पे 2 तरह के दीवान होते थे, एक गढ़ दीवान और दूसरा राज दीवान। गढ़ दीवान गांव के कार्यों को देखरेख करता था, यानी इंटरनल अफेयर को देखता था और होम अफेयर्स को देखता था, और जो राज दीवान होता था वो गांव के बाहर के कार्य को देखता था, अर्थात एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता था। कर्ता की बात करें तो इसे दारोगा भी कह सकते हैं। बैठक के समय लोगों को नियंत्रण करना वो दारोगा का कार्य होता है और इसमें 3 तरह के वकील होते थे जिसे लाल कहते हैं, और 3 लाल जो होते थे उन्हें कहते हैं बड़का लाल, मंझला लाल और छोटे लाल। दोस्तों आइए पढ़ा पंचायत के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव द्वारा होता था, यानी राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि जो 5 पदाधिकारी होते थे कार्यपालक पदाधिकारी, उनका पद तो वंशानुगत होता था, परंतु पढ़ा राजा जो होता था उसका जो पद होता था वह वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि उनका चुनाव होता था। पढ़ा पंचायत को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता था और इसका अंतिम निर्णय सभी को मान्य होता था और इसका अनुपालन किया जाता था। अर्थात पढ़ा राजा का जो डिसीजन होता था वह अंतिम डिसीजन होता था, चाहे वो न्यायपालिका का क्षेत्र हो, कार्यपालिका का क्षेत्र हो अथवा विधायिका का क्षेत्र हो। पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था और यही कारण है कि इस व्यवस्था को प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में बताया गया है और यह एक अच्छा उदाहरण पेश करता है कि झारखंड में ही प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का शुरुआत हुई थी। इसके अलावा हाथू मुंडा, मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था। इस आधार पर इस राजव्यवस्था को सहकारी व्यवस्था भी कहा गया है। सहकारी व्यवस्था अर्थात कोऑपरेटिव सिस्टम। दोस्तों कोऑपरेटिव सिस्टम का अर्थ हुआ कि लोग आपसी सहयोग करके सारी समस्याओं का हल निकालते थे, चाहे वो आर्थिक मामला हो या फिर किसी भी तरह का मामला हो। आइए अब जानते हैं कि राज्य क्या होता था। दोस्तों इन सबों से ऊपर होता था राज्य, अर्थात मुंडा, मानकी, पढ़ा शासन व्यवस्था में सबसे जो बड़ा होता था वो होता था राजा अर्थात सरदार। आइए अब अंत में जानते हैं कि इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि परंपरागत पढ़ा पंचायतों में महिलाओं का स्थान नहीं था, परंतु शिक्षा के विकास तथा सरकारी पंचायती व्यवस्था, यानी दोस्तों आज की जो पंचायती व्यवस्था है उसमें स्थापित होने के बाद अब महिलाओं को भी पंचायतों में स्थान दिया जाने लगा है और अब महिलाएं मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद आदि पद पर विराजमान होने लगी है और वो चुनी जाती है। और दोस्तों आज के डेट में मुंडा समाज पारंपरिक पढ़ा पंचायत और सरकारी ग्राम पंचायत दोनों से ही संचालित हो रही है।
दोस्तों यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।